Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारी आज की प्रीवियस ईयर की क्लास से। तो देखिए CDP पेपर 2 के लिए आप लोगों को क्लास चल रही है। काफ़ी सारी सीरीज़ अभी तक हो भी चुकी हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को अभी तक करा चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्रीवियस क्लासेस भी ज़रूर देखें, काफ़ी यूज़फुल होंगी आप लोगों के एग्जाम के लिए। और देखिए जितने क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के एग्जाम के लिए भी अच्छा होगा। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए कथन ए दिया गया है, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का, देखिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि देखिए मानकीकृत का क्या होती है, इसकी बहुत सारे डिमेरिट्स होते हैं। वो इसलिए क्योंकि बच्चों की रुचियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है इसमें मानकीकृत परीक्षाओं में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कथन ए जो है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। बुद्धि लब्धि से प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों की अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। देखिए IQ हम चेक कर सकते हैं बच्चा जिस भी एज में होता है, लेकिन इससे हम बच्चे की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत होगा। दोनों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी को विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर एक अध्यापिका को क्या शिक्षा शास्त्रीय समायोजन करने चाहिए। दृश्यिक प्रस्तुतिकरण का प्रावधान, देखिए आप लोग विजुअल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और बच्चा क्या है दृष्टिबाधित है, तो ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। सख्त पाठ्यचर्या का पालन नहीं करना है। मानकीकृत मूल्यांकन, ये भी यहाँ पर गलत होगा। क्या सही हो जाएगा, स्पर्श वाली चीज़ें बच्चे को आप दे सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, कथन ए दिया गया है, शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान एवं गणित की कक्षाओं में भागीदारी करने में हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए बच्चों को डिस्करेज नहीं करना है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। तर्क दिया गया है, लड़कियों में गणित एवं विज्ञान विषयों को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। देखिए ऐसा नहीं है, हर एक बच्चा इन्नेट एबिलिटी के साथ पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान और गणित लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए तर्क भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोनों ही क्या है यहाँ पर गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है और चर्चा करते समय हमेशा नए विचारों को पेश करता है। यह निम्न में से किसकी विशेषता है, रचनात्मकता की, अधिगम असहायपन की, आत्मकेंद्रियता की, या फिर केंद्रीयन। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, रचनात्मकता की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, कथन ए है यहाँ पर, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। मान लीजिए हम कोई एरर करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो वो त्रुटि क्या होती है, वही हमें उस चीज़ को सही कराता है, तो वो हमें लॉन्ग टाइम के लिए याद रहती हैं। ठीक है, तो ये इफेक्टिव लर्निंग में काम आती है। तो यहाँ पर देखिए कथन ए तो बिल्कुल सही है। तर्क दिया गया है, बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरह से सीखते हैं। तो देखिए तर्क भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोनों ही पॉइंट सही हो जाते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, नीरा मिडिल स्कूल में पढ़ती है और अक्षरों को लेकर भ्रमित रहती है, जैसे कि मैं को न पढ़ती है। यह किसका विशिष्ट लक्षण है। तो देखिए जब बच्चे की लिखने में प्रॉब्लम होती है, बच्चा पढ़ने में गलती कर रहा है, बैड को डैप कर रहा है, तो वहाँ पर कौन सी चीज़ हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर पठन वैकल्य हो जाता है। बच्चे के अंदर क्या है, डिसलेक्सिया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है, विभेदित निर्देश से, मानकीकृत मूल्यांकन। देखिए मानकीकृत मूल्यांकन का इस्तेमाल नहीं करना है, पृथक्करण भी नहीं करना है बच्चों का, ना ही नामीकरण करना है। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने, बच्चों की अवधारणात्मक समझ में कमियों की पहचान करने, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने, या फिर यह समझने में मदद करने के लिए कि बच्चा क्या कर सकता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर पॉइंट सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, कंपटीशन बच्चों के अंदर पैदा नहीं करना, और देखिए नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, बच्चों के लिए शर्मनाक और अपमानजनक, देखिए शर्मनाक और अपमानजनक रूप में नहीं देखना है।
शिक्षक के लिए शर्मनाक और अपमानजनक, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। छात्र और उनके माता पिता की क्षमताओं का प्रतिबिंब, देखिए माता पिता की क्षमताओं को यहाँ पर नहीं चेक करना है। स्कूल प्रणाली को अनुकूलन वातावरण न प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब, तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। सिस्टम को हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इसके एनवायरनमेंट में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं, देखिए ये तो गलत हो जाएगा। गर्भ धारण से सिर्फ जन्म के समय तक की अवधि, ये भी यहाँ पर गलत है। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की समय अवधि, ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। संवेदनशील अवधि क्या होती है, वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के सिर्फ कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से पाण का उदाहरण कौन सा है। बारंबार अभ्यास, नकारात्मक पुनर्वलन, उद्दीपन प्रतिक्रिया का अनुबंधन या फिर आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। तो देखिए यहाँ पर पाण का जो उदाहरण है वो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4, जब हम क्या करते हैं बच्चे को हाफ सॉल्व एग्जाम्पल देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सृजन करने के अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा देना चाहती है। तो देखिए प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित तो देखिए होनी नहीं चाहिए। नियंत्रित और मूल्यांकन केंद्रित कक्षा, ये भी गलत है। इनाम केंद्रित, ये भी यहाँ पर गलत है। कौन सा सही हो जाएगा, प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है एक शिक्षिका के रूप में आपकी मान्यता है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुरूप आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा। बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेगी क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उबर जाते हैं। नेक्स्ट है बदलाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिए गए अनुभवों को महत्वपूर्ण नहीं मानेगी। देखिए ये तो गलत है। इस तथ्य पर विश्वास करेगी कि बच्चे जो भी गुणधर्म जैसे मौखिक कौशल में प्रवीण या कमतर हैं वह आगे के तरह जो का त्यों रहेंगे। देखिए आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं बच्चे की कि आज बच्चे के अंदर जो चीज़ नहीं है वो कल भी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता है। जीवन के पहले के कुछ वर्षों में हुई प्रबल नकारात्मक घटनाओं से बाद में उभरा नहीं जा सकता। तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं। देखिए ऑपरेट करते हैं ऑपरेशंस पर, तो देखिए यहाँ पर कौन सी स्टेज होती है, संवेदी चालक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक या फिर अमूर्त सक्रियात्मक। देखिए जब बच्चे ऑपरेशंस पर ऑपरेट करते हैं, ठीक है, चीज़ें, तो सक्रियाओं पर सक्रियाँ देखिए कौन सी स्टेज में हो जाती हैं, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। निष्क्रिय नकल के माध्यम से, देखिए नकल के माध्यम से तो नहीं सीखते हैं, अनुकूलन के माध्यम से भी नहीं सीखते, पुरस्कार और दंड द्वारा भी नहीं सीखते, बल्कि एक्टिव अन्वेषण के द्वारा, एक्टिव एक्सप्लोरेशन के द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लेबाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। मनोगतिकी में, व्यवहारवादी में, सूचना का प्रसंस्मरण या फिर सामाजिक सांस्कृतिक। तो देखिए जो लेबाइगोत्स्की है उनकी थ्योरी कौन सी है, सामाजिक सांस्कृतिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए विकास की प्रक्रिया की कौन सी विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर देखिए यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है या फिर इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय में ही हो जाती है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो देखिए सेकंड भी सही है, इसके अलावा फोर्थ भी सही है, गर्भधारण के समय स्टार्ट हो जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सीमित है और जन्म के समय शुरू होती है, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 और 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्कूल की बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है। कोई भूमिका नहीं है। प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है, द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है या फिर तृतीयक समाजीकरण की संस्था है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए जो समाजीकरण में स्कूल की भूमिका जो होती है वो क्या होती है, वो होती है द्वितीयक समाजीकरण की संस्था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार
कलाकारों, वास्तुकारों और नविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? तो देखिए, जो कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट होते हैं, नेविगेटर्स होते हैं, उनके पास कौन सी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, भाषाई बुद्धि जहाँ पर भाषा का ज्ञान हो, जैसे कवि होते हैं। संगीत में बुद्धि, जिनको संगीत, लय, ताल का पता होता है, वो संगीत में बुद्धि होती है उनके अंदर। अंतरावैयक्तिक, जब हम अपने खुद के विचारों को, खुद की मानसिकताओं को समझ पाते हैं, तो वो होती है इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, लॉरेंस कोलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होता है। बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर करता है। बच्चों के बुद्धिलब्धि IQ से परस्पर संबंधित है। पूरी तरह से अनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए, जो नैतिक विकास है उसके अकॉर्डिंग जो सही पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1, एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होती है। किसके? कोलवर्ग के अनुसार। देखिए, 3 तो लेवल होते हैं और 6 क्या होती हैं? इनकी स्टेजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है? सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना, देखिए तो पॉजिटिव पॉइंट है। चर्चा के अवसर प्रस्तुत करना, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों को ज्यों का त्यों पुनरुत्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए, नेगेटिव पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है? सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण एवं नामीकरण, उपयुक्त समावेशन या फिर विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ? तो देखिए, कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि देखिए बाधक पूछा गया, बाधक कौन सी होगी? जहाँ पर हम बच्चों का पृथक्करण करते हैं या फिर उनकी लेबलिंग देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, देखिए, सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? प्रश्न पूछना, तो देखिए प्रश्न पूछने से तो होता है। खोज विधि, इससे भी होता है। संवाद है, इससे भी होता है। किससे नहीं होता? तो वो है रटकर स्मरण करने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा शास्त्रीय प्रणालियाँ क्या हैं? अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प का क्रियान्वयन, योग्यता के आधार पर बच्चों का नामीकरण और पृथक्करण, आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चों का नामीकरण और पृथक्करण, या फिर बच्चों में अंकों के लिए प्रबल प्रतिस्पर्धा पैदा करना। तो देखिए, तीनों ही यहाँ पर पॉइंट क्या है? बिल्कुल नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को चाहिए कि वे शैक्षिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें, बच्चों को सजा दें और बच्चे के माता पिता से कहें कि बच्चे को घर पर ट्यूशन लगाएं, सुनिश्चित करें। बच्चे को कम योग्यता वाले बच्चे के लिए बने एक अलग संकाय में स्थानांतरित कर दिया जाए, या फिर बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं, क्योंकि कुछ समुदाय के बच्चे सीखने में सक्षम नहीं होते हैं। तो देखिए, ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड भी यहाँ पर गलत है, थर्ड भी यहाँ पर गलत है। कौन सा सही है? वो है ऑप्शन नंबर 1, वे शैक्षिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मोहित कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। मोहित अपने प्रदर्शन का आरोपण किस पर कर रहा है? बुरी किस्मत पर, योग्यता की कमी पर, प्रयास की कमी, या फिर बाहरी कारक? तो देखिए, कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ पर प्रयास की कमी है, लैक ऑफ एफर्ट्स की बात वो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील करते एवं बनाए रखते हैं, क्या कहलाती है? देखिए, स्वनियमन होता है, आत्मसातकरण होता है, अंतर्वस्तुनिष्ठता होती है, फिर अनुकूलन कहा जाता है। तो देखिए, कौन सा यहाँ पर सही है? तो उसको कहते हैं हम स्व नियमन, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना होता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों ना करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है? महारत उन्मुखी तो देखिए यहाँ पर नहीं है, प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य, या फिर कार्य परिहार लक्ष्य, या फिर असफलता स्वीकार्य लक्ष्य। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ वो किस चीज़ पर बेस्ड है? तो वो सिर्फ वर्क, देखिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स यहाँ पर हो जाएंगे कि वो क्या कर रही है? सिर्फ प्रदर्शन कर रही है, अपनी
चीज़ों का, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो सिर्फ प्रथम आना चाहती है, ना तो उसके अंदर कोई इंटरनल खुशी है सिर्फ किस चीज़ के लिए, औरों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ वो किस चीज़ पर फोकस कर रही है, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है कथन ए दिया गया है, एक शिक्षक प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि द्वारा बच्चों को जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझने में मदद कर सकता है। देखिए प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि जो होती है वो खराब है यहाँ पर, तो देखिए ए पॉइंट तो गलत हो जाएगा। बच्चे सबसे प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब वे निष्क्रिय होते हैं। देखिए एक्टिव होते हैं तब सीखते हैं, ना कि निष्क्रिय रूप से सीखते हैं। तो देखिए दोनों ही यहाँ पर पॉइंट क्या है, बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट और लास्ट है देखिए आज का, देखिए निम्न में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, भय, क्रोध, खुशी या फिर चिंता। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही है, देखिए सुगम बनाना यहाँ पर पूछा गया तो खुशी ही सुगम बनाएगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।